25 दिसंबर हमारी आज़ादी के संग्राम के एक प्रमुख संग्रामी चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्मदिन है। रचनात्मक शिक्षक मंडल उत्तराखंड द्वारा स्कूली बच्चों को आज़ादी के आंदोलन के विभिन्न पहलुओं से अवगत कराए जाने के क्रम में हम चंद्र सिंह गढ़वाली के बारे में विस्तार से जान रहे हैं। यह समस्त जानकारी हम राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखी पुस्तक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली से ले रहे हैं। इस श्रृंखला के 5वें एपिसोड में राजकीय इंटर कॉलेज डोमास पिथौरागढ़ से मैं पूनम पांडे चंद्र सिंह गढ़वाली के स्वदेश वापसी के बाद के जीवन के बारे में जानकारी दे रही हूँ। शादी का इंतजाम चोपड़ा कोट के रनगांव में श्री रूप सिंह की लड़की कुंवरी के साथ ठीक कर दिया गया, जो उस समय 15 वर्ष की थी। विवाह पर छुट्टी के बाद चंद्र सिंह पलटन में लैंसडैन पहुंचे। विवाह के साल भर में बीवी की मृत्यु हो गई। पलटन कुछ दिन रुड़की धरोहर कैंप में प्रशिक्षण के लिए गई थी, जहां से वह लैंसडैन लौट आई। 14 दिन की छुट्टी पर चंद्र सिंह फिर घर गए। माता पिता ने कुंवरी की छोटी बहन से शादी तय कर डाली। लड़की का पूरा नाम भूरी था, जो अब भागीरथी देवी के नाम से पुकारी जाती है। चंद्र सिंह की इच्छा नहीं थी, क्योंकि लड़की 13 वर्ष की होने पर भी बहुत छोटी मासूम होती थी, लेकिन दोनों अपने रिश्ते को कायम रखना चाहते थे। उनकी इच्छा न होने पर भी पिता ने विवाह कर दिया। छुट्टी के बाद बड़े भाई फिर पलटन में चले गए। साल भर बाद फिर छुट्टी पर आए और अपने एक मित्र पेंसर हवलदार झगड़ सिंह के घर मिलने गए। हवलदार की लड़की जवान थी। वह अपने माँ बाप के साथ उसी पलटन में रह चुकी थी जिसमें चंद्र सिंह काम करते थे। हवलदार ने मजाक में, चंद्र सिंह तुम्हारी स्त्री मर गई, इसका मुझे बड़ा दुख है, इसी को ले जाओ, यह तुम्हारी साली है, कहते अपनी लड़की की ओर इशारा किया। बात मजाक ही में टल भी जाती, लेकिन चंद्र सिंह छोटी लड़की के साथ जबरदस्ती से किए गए व्यवहार को पसंद नहीं करते थे। हवलदार को भी अरुण को देखकर ख्याल आया कि यह शादी अच्छी रहेगी। अंत में बातचीत तय हो गई। चंद्र सिंह ने घर आकर चुपके सारी तैयारी कर ली। जब दरवाजे पर बाजा बजने को था, तब उनने पिता से राय लेने चाहिए। पिता सुनते ही आग बबूले हो गए और उन्होंने शादी में जाने के बिल्कुल इनकार कर दिया। चंद्र सिंह अपने और साथियों के साथ जाकर शादी कर लाए। जिस दिन शादी हो रही थी, उसी दिन पलटन का बुलावा आया। रात को उन्होंने शादी कराई और सवेरे छावनी के लिए रवाना हो गए। वहां से उन्होंने हवलदार ससुर को चिट्ठी लिखी कि मेरी बीवी को जितनी जल्दी हो छावनी पर भेज दें। छावनी में आने पर सी कंपनी ने उनका स्वागत किया और डी कंपनी ने उन्हें अपने अपने काम पर जाना पड़ा। वहां भी भोज किया। सिपाही से जब ओहदेदार बने थे, उनकी खुशी थी। ऊपर से मन के माफिक शादी हो गई। के बाद इन्हें सहारनपुर स्टेशन पर 3 दिन के लिए ड्यूटी पर लगाया गया था। वहां जो काम कर रहा था, उसका हवलदार छुट्टी पर चला गया था। चंद्र सिंह को उसी के स्थान पर हवलदार बनाकर भेजा गया। गारद की निगरानी में 2 बूढ़े राजनीतिक कैदी थे। सख्त हिदायत थी कि कोई सैनिक उनके साथ बातचीत न करे, सिर्फ उनकी मोटी मोटी आवश्यकताओं में सहायता करे। चंद्र सिंह ने एक दिन तो उस
हिदायत का पालन किया, लेकिन उसका मन मानने को तैयार नहीं हुआ। ये भी तो हमारे ही देश के आदमी हैं, उनसे बातचीत करने में क्या बुराई है। दूसरे दिन उनके पास जाकर पूछा, बूढ़े बाबा, इस बुराई में आप क्यों कैद किए गए? क्योंकि सरकार बहादुर के खिलाफ हुए। चंद्र सिंह ने उनकी भनक पाली थी कि ये दोनों आदमी अंग्रेजी के खिलाफ हैं। अंग्रेजी राज्य के खिलाफ कोई क्यों हो, यह उनके लिए बड़े आश्चर्य की बात थी। उन्होंने बूढ़े बाबा को समझाते हुए कहा, अंग्रेजी राज्य में कितना अमन चैन है, किसी के पास कितना भी रुपया हो, कोई छीन नहीं सकता। अंग्रेजों ने हमें रेल, तार, डाक, अस्पताल का कितनी सुविधा दे रखी है। न्याय के लिए कितनी बड़ी बड़ी अदालतें कायम कर दी हैं। बड़े बाबा ने शांत स्वभाव से जवाब दिया, देखो बेटा, मेरा भी लड़का फौज में है। हो सकता था वह तुम्हारे बूढ़े बाप को इसी तरह कैद में रखे है। क्या यह सुनकर तुम्हें अच्छा लगता है? यह विदेश सरकार है। अंग्रेज आपस में लड़ाकर हमें अपनी मुट्ठी में रखे हुए हैं। तुम जानते हो, दुनिया में सभी जगह अंग्रेजों का राज्य नहीं है। जापान, चीन, तुर्की, फ्रांस, रूस आदि बड़े बड़े देश हैं जो अंग्रेजों के हाथ में नहीं हैं। अपनी अपनी सरकारें हैं। वहाँ भी तो रेल, तार, डाकघर, अस्पताल आदि हैं। यदि यहाँ अंग्रेजों का राज्य न होता तो हम लोग इस सभी चीज़ें तैयार करता है। अंग्रेज जो भी मेहरबानी दिखलाते हैं वह अपना स्वार्थ साधने के लिए ही देश का धन दूसरी देश या अपने देश पर ले जाते हैं और हमारे बच्चों को अपनी आग की लड़ाई पर झोंकते हैं। अस्पताल क्या है? अंग्रेजी दवा बेचने की एक एजेंसी है। दोनों बूढ़ों ने फिर चंद्र सिंह को लॉर्ड सिन्हा के एक बड़े पद से इस्तीफा देने की बात बताई। अंग्रेजों के परम विश्वास पात्र और खुशामती वही एक पात्र हिंदुस्तानी थे। लॉर्ड बनाया गया था, लेकिन जो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार और विश्वासघात किया गया था, उन्हें इतना ऐसा असह्य हुआ कि लॉर्ड सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ने प्रसन्नता से अपने उस मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। इस समय जलियांवाला बाग कांड भी हो चुका था और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन भी छोड़ दिया था। तो बूढ़ों ने यह सब बात बताई। इनकी बातों को चंद्र सिंह 3 दिन तक सुनते रहे, जिससे उनके दिमाग पर बड़ी उथल पुथल मच गई। मानो अंधेरी गुफा की रोशनी को फाड़कर एक दूसरी दुनिया की रोशनी आ गई हो। यद्यपि वह अभी सभी बातों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन उन्हें यह पता लगा कि और भी कितनी ही चीज़ें हैं। अंग्रेजों ने हमसे बहुत चीज़ें छिपा रखी हैं, जिनकी तरफ ध्यान देना भी आवश्यक है। सहारनपुर में ड्यूटी देकर वह कोटद्वार के रास्ते फिर लैंसडैन चले गए। रेल में टिकट लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि हर जगह फौज का राज था। कोई टिकट कलेक्टर टिकट दिखाने के लिए कह नहीं सकता था। लैंसडैन में ज़्यादा दिन ठहरना नहीं पड़ा। उन्हें फिर मस्केटरी कोर्स पूरा करने के लिए भेज दिया गया। दिल्ली पहुंचे तो देखा किसी ने उनका ओवरकोट उठा लिया। बहुत परेशान थे, इतने में ही उन्हें एक गोरखा हवलदार मिला। चंद्र सिंह ने पूछा, हवलदार आप कहाँ जा रहे हैं? जब उसने बतलाया कि मैं पंचमढ़ी जा रहा हूँ, तो चंद्र सिंह ने बोला कि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। चंद्र सिंह ने बोला, मेरा सामान खो गया है, अगर आप मेरा सामान देखें तो मैं पुलिस में खबर दे आऊं। पुलिस में इत्तला देकर जब चंद्र सिंह स्टेशन में पहुंचे तो ट्रेन का पता नहीं था। हवलदार के साथ उनका सामान भी चला गया था। स्टेशन मास्टर को बताया तो उसने तार खींच दिया और हवलदार को मथुरा जंक्शन पर रोक दिया गया। दूसरी ट्रेन से मथुरा पहुंचकर उन्होंने गोरखा हवलदार से तकलीफ देने के लिए क्षमा प्रार्थना की और दोनों की दोस्ती हो गई।
दोनों साथ साथ पंचमटी गए और वहां चंद्रसेन को एक सिख शिक्षक के नीचे रख दिया गया। सरदार बहुत अच्छा आदमी था। उसकी यही कोशिश थी कि जो भी विद्यार्थी उसकी क्लास में आए वह प्रथम श्रेणी से पास हो। उन्हें किसी को कटु शब्द कहना व पास करना सिफारिश में वो बिल्कुल पसंद नहीं था। चंद्र सिंह को 2 महीने तक शिक्षा दी गई, जिसमें निशाना बांधना, बंदूक दागना, षड्यंत्र चलाना, बम फेंकना, आक्रमण का ढंग आदि आदि चीजें। इसके बाद ओहदेदारों को अपनी अपनी पलटनों पर भेज दिया गया। लैंसडैन छावनी में पहुंचने पर एडजुटेंट ने पूछा, हमें उम्मीद है चंद्र सिंह अच्छी तरह पास करके आया होगा। चंद्र सिंह ने नम्रतापूर्वक जवाब दिया, हुजूर, जो सब सीखा है वह सब आपके सामने आ जाएगा। 7 दिन बाद चंद्र सिंह भंडारी का प्रमाण पत्र आया, जिसमें पंचमटी सैनिक स्कूल में बहुत अच्छा लिखा हुआ था। इस प्रमाण पत्र को देखकर मुख्य कमांडिंग ऑफिसर बहुत खुश हुए। उस दिन उन्होंने हुक्म दिया कि चंद्रसेन सिंह को पंचवटी स्कूल में शिक्षा के लिए भेजा जाए। 2 महीने तक वह अपनी छावनी के शिक्षकों को शिक्षा देते रहे। इसके बाद उन्हें हवलदार बनाकर पंचमटी भेज दिया गया। अब वह खुद शिक्षक थे। सिखाने के लिए उन्हें सिखों की पंजाबी टोली दी गई। उन्होंने बड़ी तत्परता से अपने शिष्यों को सभी बातें सिखाई। परीक्षा लेने पर सारी टोली द्वितीय श्रेणी में पास हो गए और सिपाही अपनी अपनी पलटनों में चले गए। अब दूसरी टोलियां सीखने के लिए आई। चंद्र सिंह ने काम से अपने अफसर बहुत खुश थे। यह देखकर उनका मुखिया जमादार उनसे नाराज था। एक बार इंस्पेक्टर जनरल देखने के लिए आए। चीफ मास्टर ने गलत बात बताकर चंद्र सिंह से कहा कि तुम इसे जनरल साहब के सामने दिखा लाना। चंद्र सिंह को क्या पता था कि छल किया जा रहा है। उन्होंने वैसे ही दिखा दिया। जनरल बहुत नाराज होकर चला गया। तब चंद्र सिंह को अपनी गलती मालूम हुई। उन्होंने अपने कर्नल से कहा कि हमारे जमादार ने यही दिखलाने के लिए कहा था। दोनों को बुलाया। जमादार की चाल गलत सिद्ध हुई। जहान खान पठान ने यह गवाही दी कि जमादार ने ही यह बात सिखाई थी। जमादार को इस कसूर के लिए निकाल दिया गया और इसको अपनी टोली पर भेज दिया गया। अब की बार चंद्र सिंह की टोली के 3 आदमी फेल हो गए। इसका बड़ा दुख हुआ और उन्हें पंचमटी में रहना बुरा लगने लगा। उन्होंने अपनी पलटन में जाने के लिए प्रार्थना की। कर्नल ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माने। तब कर्नल ने कहा, अच्छा, तुम 1 मास की छुट्टी लेकर घर हो आओ। बाबू दादाओं की तरह हिंदू धर्म में देवी देवताओं पर चंद्र सिंह का अटूट विश्वास था। वह उत्तराखंड के वासी थे, जहाँ के केदारनाथ, बद्रीनाथ को सारे हिंदू सर झुकाते हैं और बहुत कष्ट सहकर दर्शन के लिए पहुँचते हैं। पंचमटी में उन्होंने देखा कि वहाँ पूजा प्रार्थना के लिए मुसलमानों का मस्जिद व सिखों की धर्मशाला है, जहाँ जाकर लोग सत्संग करते हैं, सलाह मशवरा करते हैं, लेकिन हिंदुस्तानियों के लिए कोई ऐसा स्थान नहीं है। चंद्र सिंह को ख्याल आया कि हिंदुओं का भी कोई मंदिर बनाना चाहिए। देश में भिन्न भिन्न स्थानों से बहुत से ओहदेदार वहाँ शिक्षा लेने के लिए आते हैं। चंद्र सिंह चंदा जमा करने के लिए तैयार हो गए। लोग बड़ी खुशी से उसे देने भी लगे। फिर चंद्र सिंह ने अपने स्कूल के कमांडर के पास प्रार्थना की, हुजूर, पंचवटी में सिख और मुसलमान अपने अपने पूजा स्थान के लिए जाते हैं। हिंदुओं के लिए कोई मंदिर नहीं बनाया गया है, इसलिए जमीन दी जाए। कमांडर अफसर ने खुशी से दरख्वास्त पर सिफारिश कर जमीन दे दी।
जमीन की सीमाबंदी भी होने लगी। चंदा इकट्ठा करने के बाद उन्हें घर जाने की छुट्टी मिल गई। वह इस प्रसन्नता के साथ घर चले, क्योंकि उनके काम का भार उठाने के लिए वहाँ दूसरे मौजूद हैं। घर आते वक्त उनकी जेब से इटारसी में किसी ने 90 रुपये निकाल लिए। वहीं जमा पूंजी थी। दिल्ली तक किसी तरह भूखे प्यासे पहुंच गए। वहां एक अपने मित्र हवलदार से मिलने गए। उसे यह बात मालूम हो गई। खाना खिलाकर मित्र उसकी जेब 20 रुपये डालकर चला गया। सिपाही अशिक्षित व असंस्कृतिक समझे जाते हैं, लेकिन संस्कृति व शिक्षा का अटूट संबंध है तो उसकी उन्हें कमी नहीं होती। इसके अनेक उदाहरण चंद्र सिंह को अपने जीवन में मिले और उन्होंने भी अपने दूसरे को प्रति प्रदर्शित किया। परिवार में आने पर उन्हें और उनके घर वालों को बहुत प्रसन्नता हुई। छुट्टी पूरी करके वह अपनी छावनी में चले गए और वहां सिपाहियों को राइफल चलाने का कोर्स सिखाया। चंद्र सिंह की बसरा में तुर्कों से लड़ाई बंद होते होते तुर्की उद्धारक कमाल पाशा ऊपर आ गया। पदलित तुर्क जाति को फिर से उठाना शुरू किया। अंग्रेज यह क्यों पसंद करने लगे? उन्होंने जिन पलटनों को कमाल पाशा को दबाने के लिए भेजा था, उनमें चंद्र सिंह की पहले वाली गढ़वाली पलटन भी थी। इस पलटन ने इस्तांबुल की लड़ाई में भाग लिया था। 2 साल बाद सन 1820 ईस्वी में वह अपनी छावनी लौट आ गए थे। लड़ाई सन 1818 ईस्वी में ही खत्म हुई। हवलदारों व ओहदेदारों को कहा गया कि अगर रहना चाहते हो तो साधारण सिपाही की तरह रह सकते हो। घर में बेकार रहने की जगह सिपाही रहना भी उन्होंने पसंद किया। 4 साल तक के भर्ती हुए सिपाहियों को 4 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दिया। 15 साल या अधिक की नौकरी वालों को पेंशन मिली। फौजें तब तोड़े जाने लगी और ओहदेदारों के ओहदे छीने जाने लगे तो सारी पलटन में खलबली मच गई। अंग्रेजों ने इस बर्ताव से सभी जल भुन गए और सचमुच ही अगर जरा भी प्रेरणा मिली होती तो आग भड़क जाती। लोग कह रहे थे, अगली बार जब बेटा हाथ पसारेंगे तब हम मजे चखा देंगे। कुछ लोग कह रहे थे, सरकार ने हमारी यह भी प्रार्थना नहीं मानी कि कारखाने खोलकर हमें उनमें भर्ती कर दिया जाए। लड़ाई लड़कर करके आने के बाद हमें लेस्डन में 18,000 गढ़वाली सिपाही थे, जो अब घटकर 600 कर दिए गए। वह क्यों न कहते, अंग्रेज बड़े मतलब परस्त हैं। जब इनको गरज थी तो 40 रुपये आदमी पीछे इनाम देकर फुसलाकर भर्ती करते रहे। अब उनका मतलब पूरा हो गया तो सिपाहियों को बेकार ही मानने के लिए भेज दिया गया। 28 मार्च से 1 अप्रैल तक छावनी की जिन बैरकों में खूब चहल पहल दिखाई पड़ी। अब सिपाहियों के चले जाने से वहां बिल्कुल सन्नाटा छा गया था। न कोई आदमी था, न आदमी का पूत। एक विचित्र उदासी देखने में आती थी। में 1,000 रुपये थे। चंद्र सिंह ने कहा, मुझे 100 रुपये अपने हाथ से दे दो। रावत ने उन्हें मजबूर कर दिया। 100 रुपये अपने हाथ से निकालने पर उससे अपने लिए सूट बूट तैयार किए और सवेरे बिस्तरा बांधकर पंचमटी की ओर चल पड़े। कोटद्वार में रेल पकड़ी। दिल्ली और इटारसी होते हुए पिपरिया स्टेशन पर उतर गए। यहाँ से 32 मील की पहाड़ी चढ़ाई चढ़कर मोटर द्वारा वह पंचमटी पहुँच गए।
पंचमटी में उस दिन भिन्न भिन्न पलटनों से 300 सरदार ओहदेदार शिक्षा पाने के लिए जमा हुए थे। सबकी अलग अलग टोलियां बनाई गई। चंद्र सिंह को गोरखा मानसिंहर हवलदार की टोली में रखा गया। उसने अगले दिन से सभी टोलियां अपने अपने शिक्षकों के पास मस्केटरी कोर्स सीखने लगे। 18 दिन तक उन्हें परेड, कराटे, निशाना दागना आदि की शिक्षा देकर परीक्षा ली गई। चंद्र सिंह को गोरखा की टोलियों को एकाक हुक्म आया, जल्दी जल्दी अपना कोर्स खत्म करके वापस जाना होगा। ओहदेदारों को पंचमटी से पिपरिया पहुंचाया गया, जहां से चंद्र सिंह कोटद्वार चले गए। स्टेशन पर देखा कि 300 आदमियों का ड्राफ्ट यूथ एक अंग्रेज अफसर की अधीनता में रेलगाड़ी में किसी जगह कुमक के तौर पर जाने के लिए ट्रेन में बैठ रहा है। उसमें चंद्र सिंह के भी कई जान पहचान के आदमी थे। पूछने पर मालूम हुआ कि वह पेशावर के पास जमदूर जा रहे हैं। अफगान सेनानी नादिर खान ने इसी समय सीमा पर हमला कर दिया गया, जिससे 98 RCR पलटन का बहुत नुकसान हुआ था। इसलिए यह लोग भेजे जा रहे थे। चंद्र सिंह ने अंग्रेज अफसर से कहा, हुजूर मुझे भी इस ड्राफ्ट पर ले चलें। लेकिन ड्राफ्ट भर्ती करना उस अफसर के हाथ में नहीं था। चंद्र सिंह को लैंसडैन चला आना पड़ा। इसी समय उन्हें घर से एक दुखद चिट्ठी मिली। पिता ने लिखा था, बेटा चंद्रसेन, तुम वीर हो, वीरता का काम घबराना नहीं होता। यहाँ घर के सारे आदमी छूत इन्फ्लुएंजा के बुखार से पीड़ित हैं। तुम्हारी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया है, अतः मकान पर ताला लग गया है। इस समय तुम घर न आना। चिंता की कोई बात नहीं है। भला चिंता की बात क्यों नहीं थी? उन्हें अपनी पत्नी की मृत्यु का बहुत अफसोस था। जिस कलूली के साथ वह लड़कपन में कुश्ती लड़ते थे, हंसी खेल करते थे और कितने प्रेम से रहते थे, उसे अब वह फिर नहीं देख सकेंगे। यह ख्याल आते ही उनके हृदय से दुख हो रहा था और उनने छुट्टी मांगी। अफसर ने कहा, इस समय इतनी छुट्टी नहीं मिल सकती। यदि चाहो तो 3 दिन में अपनी पत्नी का हरिद्वार में क्रियाक्रम कर लौट आना। 3 दिन में कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए चंद्र सिंह ने छुट्टी नहीं ली। फ्रांस के मोर्चे से लौटने के बाद प्रथम पत्नी कलूली का देहांत हो गया। इसके साल भर बाद छुट्टी पर घर आए तो माता पिता ने